स्वागत है आप सभी का आपके अपने केबीसी किंगडम बायोलॉजी क्लासेस में। मैं विवेकानंद और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं बायोलॉजी फॉर क्लास 12th एंड नीट यूजी प्रिपरेशंस। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फिलहाल चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और आज हमें जिस टॉपिक को पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है भाई फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। तो चलिए भाई टॉपिक डाल लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। इस टॉपिक को भाई समझना बहुत जरूरी है, तभी जाकर हम लोग ओव्यूलेशन को सही से समझ पाएंगे और फिर आगे की बातों को भी सही तरीके से समझ पाएंगे। तो इस ग्राफियन फॉलिकल्स के फॉर्मेशन के पहले कुछ फॉलिकल्स के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि इंट्रा यूटेराइन लाइफ, जब बच्ची का जन्म भी नहीं हुआ था। जैसे कि हम लोगों ने कल पिछले वीडियो में देखा था कि भाई ये oogenesis का जो प्रोसेस होता है ये इंट्रा यूटेराइन लाइफ, मतलब जब बच्ची का जन्म भी नहीं हुआ था उस दौरान ही शुरू हो जाता है। जिन्होंने भी अभी तक oogenesis की वीडियो को नहीं देखा है या फिर पिछले सभी वीडियोस को जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां मिल जाएगा आपको सभी वीडियो का लिंक और जल्द से जल्द देख लीजिए। तो कह रहे हैं कि जब हम लोग oogenesis के बारे में पढ़ रहे थे, समझिएगा भाई, तो oogenesis में हम लोगों ने कहा था कि ये जो प्रोसेस है वो इंट्रा यूटेराइन लाइफ, मतलब जब बच्ची का जन्म भी नहीं हुआ था उस दौरान ही शुरू हो गया है। तो भाई इंट्रा यूटेराइन लाइफ की अगर बात करी जाए, क्या कह रहा भाई, इंट्रा यूटेराइन लाइफ की अगर बात करी जाए तो इस दौरान ओवरी को अगर देखा जाए तो टोटल नंबर्स ऑफ फॉलिकल कितना होता है। तो हम लोग आंसर देंगे भाई 7 मिलियन फॉलिकल्स। ये क्या भाई, बोथ ओवरी। अगर दोनों ओवरी को देखा जाए तो दोनों में कितना मिलियन भाई, 7 मिलियन। एकदम से इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। अब इंट्रा यूटेराइन लाइफ के बाद चलते हैं हम लोग एट बर्थ। कहां चल रहे भाई, बर्थ। अब जब बच्ची का जन्म हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, जन्म। तो जन्म के दौरान इस बच्ची में कितने फॉलिकल्स होंगे। जब जन्म के दौरान की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे 2 मिलियन फॉलिकल्स बोथ ओवरी। दोनों ओवरी में मिलाकर कितना फॉलिकल्स भाई, 2 मिलियन। अब कहते हैं कि बिफोर प्यूबर्टी, किसके पहले बोला जा रहा है भाई, बिफोर प्यूबर्टी, मतलब यौवनावस्था से पहले। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई फॉलिकल्स का नंबर कितना होता है तो आप लोग आंसर दीजिएगा भाई 4 लाख फॉलिकल्स बोथ ओवरी। दोनों ओवरी में मिला के कितना फॉलिकल्स भाई, 4 लाख। अब आता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। कहां है भाई, प्यूबर्टी के समय कितना होता है। तो प्यूबर्टी के समय अगर हम लोग फॉलिकल्स के काउंट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 60,000 to 80,000 पर ओवरी। ध्यान से देखिएगा भाई कि एक ओवरी में 60,000 से लेकर 80,000 फॉलिकल्स देखने को मिलता है। अब देखिए भाई कि बिफोर प्यूबर्टी तक, ध्यान से देखिएगा, बिफोर प्यूबर्टी तक अगर हम लोग बात करेंगे तो इन फॉलिकल्स का नाम क्या देते हैं, इन फॉलिकल्स का नाम देते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। क्या नाम देते हैं भाई, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। और ये प्यूबर्टी के बाद की अगर बात करेंगे तो इसको हम लोग नाम देते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या नाम देते हैं भाई, प्राइमरी फॉलिकल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। यहां से क्वेश्चन आता है कि प्यूबर्टी के पहले किसी लड़की में, किसी फीमेल में बताइए कि फॉलिकल्स का नंबर कितना होता है। तो आप लोग आंसर दीजिएगा भाई 4 लाख फॉलिकल्स बोथ ओवरी में मिलाकर। प्यूबर्टी में पूछा जाएगा तो आंसर
दीजिएगा 60 to 80,000 पर ओवरी। फिर अगर पूछा जाएगा कि बर्थ के समय कितना होता है तो आंसर दीजिएगा 2 मिलियन फॉलिकल्स बोथ ओवरी। फिर पूछेगा कि इंट्रायूटेराइन लाइफ में कितना होगा तो आंसर दीजिएगा 7 मिलियन फॉलिकल्स बोथ ओवरी। प्यूबर्टी के पहले तक नाम दिया जाता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स और प्यूबर्टी पर क्या कहते हैं इसे प्राइमरी फॉलिकल्स। इस डाटा को भाई जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है भाई? अब हम लोग समझेंगे कि ये यहां पर ग्राफियन फॉलिकल्स का तो भाई हम लोग फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, पर यहां तो भी हम लोगों ने फिलहाल काउंट को देखा। अब हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए भाई इस फॉर्मेशन को भी समझ लिया जाए। इस काउंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए भाई, अपने पास प्राइमरी oocyte है, ध्यान से देखिएगा। अपने पास क्या है भाई? प्राइमरी oocyte। याद कीजिए पिछले वीडियो का oogenesis, हम लोगों ने बताया था कि सबसे पहली बार मियोसिस किस सेल में शुरुआत होती है, तो आंसर देंगे प्राइमरी oocyte। यहीं पर मियोसिस फर्स्ट होता था, जिससे कि क्या होता था भाई? अनइक्वल डिवीजन होता था, एक सेकेंडरी oocyte बन जाता था तो दूसरा फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाता था। और कहते हैं कि ये प्राइमरी oocyte को लेकर ही बच्ची का जन्म होता है। इसी प्राइमरी oocyte की अगर बात करेंगे तो प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में ये रुका रहता है लगभग कब तक भाई? जन्म से प्यूबर्टी तक। फिर प्यूबर्टी एज आने के बाद यहां से प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो भाई ये जो अपने पास प्राइमरी oocyte है, ध्यान से देखिए, ये क्या है भाई? प्राइमरी oocyte। दिख रहा है भाई सभी को? इस प्राइमरी oocyte के ऊपर समझिएगा, ये जो अपने पास प्राइमरी oocyte है, ठीक है भाई, इस प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रेन्युलोसा सेल्स का एक लेयर बनता है। किसका लेयर बनता है भाई? ग्रेन्युलोसा सेल्स का एक लेयर बनेगा। ये लेयर किसका है भाई? ग्रेन्युलोसा सेल्स। किसका है भाई? ग्रेन्युलोसा सेल्स का एक लेयर बन गया। तो चाहे तो आप लोग लेयर को ऐसा बनाइए कि बीच में स्पेस ना दिखे, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है भाई। ये बन गया एक ग्रेन्युलोसा सेल का लेयर। जैसे ही ग्रेन्युलोसा सेल का लेयर बन जाता है, इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या नाम देते हैं भाई? प्राइमरी फॉलिकल। अब कहते हैं कि इस प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर ध्यान से देखिएगा भाई, ये अपने पास क्या था? प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte के ऊपर में क्या था भाई? एक लेयर था। क्या था भाई? एक लेयर। एक लेयर किसका भाई? ग्रेन्युलोसा सेल्स का। जब एक लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स था तो इसे नाम दिया गया प्राइमरी फॉलिकल। अब यहां एक और लेयर बन जाएगा। किसका भाई? तो ग्रेन्युलोसा सेल्स का ही और एक लेयर बन जाएगा। तो चलिए हम लोग और एक लेयर बना लेते हैं भाई। किसका लेयर बन गया भाई? ग्रेन्युलोसा सेल का। जब वापस से ग्रेन्युलोसा सेल्स का फिर से लेयर बन जाता है तो इसे नाम देते हैं भाई सेकेंडरी फॉलिकल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, समझिएगा, ठीक है। तो ये बन गया अपने पास सेकेंडरी फॉलिकल। अब कहते हैं कि फिर से एक और लेयर बनेगा प्राइमरी oocyte के ऊपर। किसका भाई? ग्रेन्युलोसा सेल्स का ही लेयर बनेगा। किसका बनेगा भाई? ग्रेन्युलोसा सेल्स का और एक लेयर बन जाता है। तो अपने पास पहले कितना लेयर था भाई? 2। कितना लेयर था भाई? 2। अब एक और लेयर जैसे ही बनेगा, ध्यान से समझिएगा, अभी तक तो कितना लेयर है भाई? 2। अब जैसे ही एक और लेयर बनेगा, यहां पर बीच में हम लोगों को बड़ा सा एक कैविटी दिखेगा। क्या दिखेगा भाई? कैविटी। यहां प्राइमरी oocyte है, एक सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स बना तो प्राइमरी फॉलिकल नाम दिया गया। फिर से एक लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल बना तो सेकेंडरी फॉलिकल नाम दिया गया। फिर से एक लेयर ऑफ क्या बना भाई? ग्रेन्युलोसा सेल्स। किसका भाई? ग्रेन्युलोसा सेल्स का। अब इस बार बीच में आपको एक कैविटी दिखेगा। क्या दिखेगा भाई? कैविटी। इस कैविटी का नाम होता है एंट्रम।
क्या नाम होता है भाई? एंट्रम। अब इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं? इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं टर्शियरी फॉलिकल। क्या नाम देते हैं भाई? टर्शियरी फॉलिकल। अब यहां पर जो प्राइमरी oocyte है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा भाई कि यहां अभी तक ये प्राइमरी oocyte ही है। अब इस प्राइमरी oocyte का मियोसिस फर्स्ट, याद कीजिए कि प्यूबर्टी एज आने के बाद प्राइमरी oocyte का मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? कंप्लीट। अब कहेंगे कि यहां पर ध्यान से देखिएगा भाई कि अब इस प्राइमरी oocyte का मियोसिस 1 डिवीजन जो था कंप्लीट हो जाता है। तो क्या बोलेंगे भाई? कंप्लीट्स मियोसिस फर्स्ट। कौन भाई? ये प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस फर्स्ट डिवीजन को क्या कर लेता है? कंप्लीट। अब जैसे ही प्राइमरी oocyte का पहला डिवीजन कंप्लीट हो गया तो ये क्या बना देगा भाई? याद कीजिए सेकेंडरी oocyte। क्या बना देगा भाई? सेकेंडरी oocyte। अब जब हम लोग पहले लिख रहे थे प्राइमरी oocyte, अब हम लोग क्या लिखेंगे यहां? सेकेंडरी oocyte। क्या लिखेंगे भाई? सेकेंडरी oocyte। चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि समझ में आप लोग को अच्छे से। ये क्या बन गया भाई? सेकेंडरी oocyte। यहां से क्वेश्चन बनता है कि किस फॉलिकल में कौन सा oocyte मिलता है। पूछेगा प्राइमरी फॉलिकल में कौन सा oocyte, तो आंसर दीजिएगा प्राइमरी oocyte। फिर पूछेगा सेकेंडरी फॉलिकल में कौन सा oocyte, तो हमें दिमाग में जाता है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी oocyte। नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा। सेकेंडरी बोलेगा तो भी आंसर क्या जाएगा? प्राइमरी oocyte। टर्शियरी में भी शुरुआत में क्या था? प्राइमरी oocyte, लेकिन यहां पर ये प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करता है और किस में बदल जाता है भाई? सेकेंडरी oocyte। अब यहां पर हमारे पास ध्यान से देखिए भाई, लेयर तो है ही, 1 2 और एक बड़ा वाला लेयर, क्या हो गया? 3। बीच में भाई कैविटी है, इस कैविटी को क्या नाम देते हैं? इस कैविटी को नाम देते हैं एंट्रम। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि टर्शियरी फॉलिकल में मौजूद कैविटी को क्या नाम दिया जाता है, तो आंसर दीजिएगा एंट्रम। भाई बहुत ज्यादा तिगड़म तगड़म नहीं पढ़ना है हम लोगों को, एकदम से टू द पॉइंट पढ़िए जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये सारी क्वेश्चंस बनती है कि टर्शियरी फॉलिकल में जो कैविटी है उसका नाम क्या है भाई? एंट्रम। अब ये जो आपके पास टर्शियरी फॉलिकल है, ध्यान से देखिएगा, ये टर्शियरी फॉलिकल अब मैच्योर हो जाएगा। ये क्या है भाई? टर्शियरी फॉलिकल। अब ये टर्शियरी फॉलिकल मैच्योर हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? मैच्योर। जैसे ही टर्शियरी फॉलिकल मैच्योर होगा, इस मैच्योर्ड टर्शियरी फॉलिकल को हम लोग नाम देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या नाम देते हैं भाई? ग्राफियन फॉलिकल। अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो अपने पास ग्राफियन फॉलिकल है, समझिएगा भाई, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, जब LH का एक्सेस सिक्रीशन होता है, एकदम से याद रखिएगा, इस वर्ड को मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो जाता है तो ये ग्राफियन फॉलिकल, ये जो भी अपने पास क्या बना हुआ भाई? ग्राफियन फॉलिकल, ये बर्स्ट कर जाता है। क्या कर जाता है भाई? बर्स्ट। और जैसे ही बर्स्ट करेगा, ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा। सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा, कौन पकड़ेगा? फिम्बरी। कौन पकड़ेगा भाई? फिम्बरी। तो ये बताइए कि ओव्यूलेशन, इसी प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। ये जो सेकेंडरी oocyte बाहर निकल रहा है, इसी प्रोसेस को क्या कह रहे हैं भाई? ओव्यूलेशन। तो अगर आपसे पूछे कि ओव्यूलेशन के दौरान क्या बाहर निकलता है? ओवम, oocyte, सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte, तो आंसर विल बी सेकेंडरी oocyte। पूछेगा किस हार्मोन के कारण ऐसा हुआ, तो आंसर दीजिएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण से ऐसा हुआ। पूछेगा कहां से निकला, तो आंसर दीजिएगा ग्राफियन फॉलिकल के बर्स्ट होने से निकला। क्लियर है भाई? अब कहते हैं ये जो अपने पास ग्राफियन फॉलिकल है, जब LH का एक्सेस सिक्रीशन हो जाएगा, LH बोले तो ल्यूटिनाइजिंग
हार्मोन। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल था वो बर्स्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा भाई? बर्स्ट। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा इस तरीके से बना देता हूं। ये क्या कर गया भाई? बर्स्ट। चलिए ये हो गया बहुत सारा लेयर्स। जब ये बर्स्ट कर जाएगा तो ध्यान से देखिए कि ये सेकेंडरी oocyte तो क्या हो गया भाई? बाहर निकल गया। क्या हो गया भाई? बाहर निकल गया। ये जो रेड वाला पोर्शन है ये क्या हो गया भाई? एक तरफ हो गया, मतलब बर्स्ट हो गया, तो इसके अंदर से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया। समझिएगा कि जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा, ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकलने से पहले अपने ऊपर एक लेयर का सिक्रीशन करेगा। किसका सिक्रीशन करेगा भाई? लेयर का। इस लेयर का नाम है जोना पेलुसिडा। क्या नाम है भाई? जोना पेलुसिडा। मैंने याद कीजिए बताया था स्पर्म के स्ट्रक्चर को जिस दिन बताया था कि स्पर्म में स्पर्म लाइसिन होता है एक्रोसोम में, और वहां पर बात किया था मैंने कि जोना लाइसिन होता है जो जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करता है। तो देखिए भाई, पूछा जाए कि जोना पेलुसिडा का सिक्रीशन किसके द्वारा किया गया, जो कि क्वेश्चन आया हुआ है, तो आंसर बताइएगा सेकेंडरी oocyte। क्या बताइएगा भाई? सेकेंडरी oocyte। ध्यान से सुनिए, अगर एग्जाम में आए कि ये जोना पेलुसिडा किसके द्वारा सिक्रीट किया गया है, तो आंसर दीजिएगा कि चच्चा आंसर होगा सेकेंडरी oocyte। अब ये जो बाहर में बचा हुआ भाग रह गया, समझिएगा भाई, ये सेकेंडरी oocyte तो जोना पेलुसिडा के साथ बाहर निकल गया। अब ये जो बाहर निकला, इस प्रोसेस को नाम देता है ओव्यूलेशन। क्या नाम देता है भाई? ओव्यूलेशन। तो क्या बोल रहे हैं, अगर कोई पूछे कि ओव्यूलेशन क्या है, तो बोलिएगा द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte इज नोन एज क्या भाई? ओव्यूलेशन। अब ये जो बचा हुआ भाग रह गया, इस बचे हुए भाग को, ये जो रेड वाला मैंने बनाया हुआ है, इसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं भाई? कॉर्पस ल्यूटियम। अब भाई ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? कहते हैं कि ये कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट कर जाएगा, रह जाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो। क्या कह रहे भाई? अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये कॉर्पस ल्यूटियम रह जाएगा। तो हम लोग चलिए भाई यहां मेंशन करते हैं परसिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परसिस्ट इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम रह जाएगा। इससे एक और क्वेश्चन आता है कि कॉर्पस ल्यूटियम का कलर कैसा होता है, तो आंसर देंगे येलो। कौन से कलर का होता है भाई? येलो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन हुआ तब तो कॉर्पस ल्यूटियम रह जाएगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करके बन जाएगा कॉर्पस एल्बिकन। क्या बन जाएगा भाई? कॉर्पस एल्बिकन। ये कॉर्पस एल्बिकन कब बन रहा है भाई? इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। ध्यान से देखिए भाई, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये कॉर्पस ल्यूटियम किस में बदल जाएगा भाई? कॉर्पस एल्बिकन में, और फाइनली मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ बाहर निकल जाएगा। पूछा जाए कि भाई इस कॉर्पस एल्बिकन का कलर कैसा होता है, तो आंसर दीजिएगा व्हाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इन सभी चीजों को याद रखिएगा। इस फिगर को फिर से एक बार समझिए। सबसे पहले अपने पास प्राइमरी oocyte है, इसके ऊपर में एक ग्रेन्युलोसा सेल्स का लेयर बन गया, तो इसे नाम दिए प्राइमरी फॉलिकल। फिर से ग्रेन्युलोसा सेल का लेयर बन गया, तो इसे नाम दिया सेकेंडरी फॉलिकल। फिर से एक लेयर बना, तो इसे नाम दिया गया टर्शियरी फॉलिकल। इस बार एक कैविटी भी होगा, इस कैविटी का नाम है एंट्रम। अब कहता है टर्शियरी फॉलिकल में ही प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट करता है और बन जाता है किसे बदल जाता है भाई? सेकेंडरी oocyte। अब जब ये टर्शियरी फॉलिकल मैच्योर हो जाएगा तो बन जाएगा ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल जब LH का एक्सेस सिक्रीशन होगा, क्या बोल रहे हैं भाई? जब LH बहुत ज्यादा मात्रा में सिक्रीट
भाई, बर्स्ट कर जाएगा, जिससे ये जो अंदर का सेकेंडरी oocyte था बाहर निकल जाएगा, और सेकेंडरी oocyte के बाहर निकलने के प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है। यहां सेकेंडरी oocyte बाहर निकलने से पहले खुद पर एक लेयर सिक्रीट करता है, इस लेयर का नाम है जोना पेलुसिडा। अब बचा हुआ जो पार्ट है इसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जिसका कलर येलो होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट कर जाएगा, इंपॉर्टेंट है, कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट कर जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये डीजनरेट करके कॉर्पस एल्बिकम बना लेगा, जिसका कलर व्हाइट होता है, और ये मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ बाहर निकल जाएगा। देखिए भाई, अभी हम लोगों ने देखा था कॉर्पस ल्यूटियम, इसके बारे में एक दो इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। मैंने बताया कि यहां पर जब ग्राफियन फॉलिकल्स LH के सिक्रीशन के बाद बर्स्ट होता है, तो बर्स्ट करने के बाद सेकेंडरी oocyte अपने ऊपर जोना पेलुसिडा को सिक्रीट करके बाहर निकल गया, तो जो बचा हुआ पार्ट रह जाता है, उस बचे हुए पार्ट को हम लोगों ने कहा कॉर्पस ल्यूटियम। अब कह रहे हैं कि इस कॉर्पस ल्यूटियम का क्या काम है और कब तक रहेगा। कहते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट कर जाएगा। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर जाएगा भाई, परसिस्ट कर जाएगा, मतलब रह जाएगा, और क्या सिक्रीट करेगा, ये सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरोन। क्या सिक्रीट करेगा भाई, प्रोजेस्टेरोन। और इस प्रोजेस्टेरोन का काम होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। इससे भी कई बार क्वेश्चन आया है कि प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला जो हम लोग आंसर लगाएंगे वो है प्रोजेस्टेरोन। याद रखिएगा, P फॉर प्रोजेस्टेरोन और P फॉर प्रेगनेंसी। कहते हैं ये कॉर्पस ल्यूटियम की बात करेंगे तो कलर हमने क्या बताया था भाई, येलो। कलर क्या बताया था, येलो। कहते हैं ये कॉर्पस ल्यूटियम जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसमें क्या सिक्रीट कर रहा है भाई, प्रोजेस्टेरोन, और लगभग ये 2-4 महीने तक होता है, जब तक प्लासेंटा अच्छे तरीके से डेवलप ना हो जाए। जब प्लासेंटा बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशन का काम प्लासेंटा का हो जाता है, तब ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा। अब आते हैं दूसरे केस पर, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बदल जाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स में। किससे बदल जाएगा भाई, कॉर्पस एल्बिकन्स में, जिसका कलर होता है व्हाइट, और ये फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ बाहर आ जाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा भाई कि फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेग्नेंट वुमन में शुरुआती दौर में प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन का काम कॉर्पस ल्यूटियम का होता है, और जब प्लासेंटा वेल डेवलप्ड हो जाए तो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन का काम प्लासेंटा करेगा, फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा। अब हम लोग भाई कुछ बातों को समझते हैं कि जैसे मैंने बताया कि प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रेन्युलोसा सेल्स का लेयर बन जाता है। किसका लेयर बन जाता है भाई, ग्रेन्युलोसा सेल्स का। तो इसे हम लोग नाम देते थे प्राइमरी फॉलिकल। क्या नाम देते थे भाई, प्राइमरी फॉलिकल। ये लेयर किसका था, ग्रेन्युलोसा सेल्स का। इस ग्रेन्युलोसा सेल्स को ही हम लोग फॉलिक्यूलर सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, फॉलिक्यूलर सेल्स। कहते हैं इस ग्रेन्युलोसा सेल या फॉलिक्यूलर सेल का काम क्या होता है, ये oocyte को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है भाई, न्यूट्रिशन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। क्या प्रोवाइड कर रहा है भाई, न्यूट्रिशन टू oocyte। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है या फॉलिक्यूलर सेल्स है, इसका काम क्या होता है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा कि ये जो oocyte है, oocyte को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है भाई, न्यूट्रिशन। अब एक बात समझिएगा भाई, एक टर्म को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इस टर्म का नाम है फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। क्या नाम है भाई, फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। समझिए इसे कि ये फॉलिक्यूलर एट्रेसिया होता क्या। हम लोगों ने पढ़ा था कि इंट्रायूटेराइन लाइफ में जब बच्ची अपने मम्मी के गर्भ में ही है, उस दौरान अगर फॉलिकल्स की बात करी जाए तो हम लोगों ने पढ़ा था 7 मिलियन। इंट्रायूटेराइन लाइफ में कितना था भाई,
7 मिलियन। कहते हैं जब बच्ची बड़ी होने लगती है और बच्ची का बर्थ हो जाता है तो एट द टाइम ऑफ बर्थ कितना बच जाता है भाई? 2 मिलियन। फिर कहते हैं बिफोर प्यूबर्टी कितना बचा रह जाता है भाई? 4 लाख। फिर कहते हैं प्यूबर्टी एज में कितना बचा रह जाता है? 60,000 से 80,000 पर ओवरी। तो कह रहे भाई कि धीरे धीरे फॉलिकल्स का नंबर घटता जा रहा है, मतलब फॉलिकल्स डीजनरेट होता जा रहा है, और फॉलिकल्स के डीजनरेट का होना ही क्या कहलाता है भाई? डीजनरेशन को ही क्या कह रहे हैं? फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। तो सिंपली कैसे डिफाइन करेंगे भाई? डीजनरेशन ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स या फिर फॉलिकल्स क्या कहलाएगा भाई? फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहते हैं इंट्रायूटेराइन लाइफ में 7 मिलियन, एट बर्थ जन्म के समय 2 मिलियन, बिफोर प्यूबर्टी कितना है भाई? 4 लाख। और हम लोग कहते हैं कि जब प्यूबर्टी एज आ गया तो और घटकर कितना हो गया भाई? 60,000 से 80,000 पर ओवरी। यहां दोनों ओवरी मिलाकर है इन तीनों में, और बाकी वहां पर एक सिंगल ओवरी की बात करी जा रही है। तो कहते हैं ये जो फॉलिकल्स का डिजनरेशन चल रहा है इसी को क्या बोला गया है? फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। अब हम लोग एक टर्म को समझते हैं, ओव्यूलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डेफिनेशन पूछा जाएगा 1 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओव्यूलेशन। तो हम लोग सिंपली आंसर देंगे कि मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स से, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना ओव्यूलेशन कहलाता है। तो क्या कहेंगे भाई? रिलीज ऑफ ओवम, कहां से भाई? फ्रॉम। अब ये बताइए भाई, मैंने भी लिखा ओवम, तो क्या ओवम टेक्निकली सही होगा क्या? नहीं, इसको हम लोग ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं सेकेंडरी oocyte। क्या लिखेंगे भाई? सेकेंडरी oocyte। तो रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है भाई? ओव्यूलेशन। याद रखिएगा, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम कहां से भाई? मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स इज नॉन एज ओव्यूलेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन को भी याद रखिएगा कि इस ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हार्मोन का नाम देंगे भाई LH। कौन सा हार्मोन भाई? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। Which hormone is responsible for ovulation? Then answer will be LH, luteinizing hormone. पूछेगा प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है? तो आंसर विल बी प्रोजेस्टेरोन। पूछेगा कि बच्चे के डिलीवरी के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो आंसर दीजिएगा ऑक्सीटोसिन। तो कुछ चीजें, कुछ हार्मोन हमें याद रहनी चाहिए, जैसे कि मिल्क सिंथेसिस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो आंसर देंगे प्रोलैक्टिन। तो ऐसे ही बहुत सारे भी हार्मोन्स के बारे में हम लोगों को जानना भी है। फिलहाल याद रखिएगा कि ओव्यूलेशन से रिलेटेड कौन सा हार्मोन है भाई? तो आंसर देंगे LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब LH का मात्रा बहुत ज्यादा हो जाता है तो सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकल जाता है। क्लियर है भाई? एक और बात देख लीजिएगा भाई कि जब ओव्यूलेशन होता है, समझिएगा कि जब ओव्यूलेशन होता है तो इस ओव्यूलेशन के दौरान सेकेंडरी oocyte पर, किसके ऊपर भाई? सेकेंडरी oocyte। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओव्यूलेशन के दौरान सेकेंडरी oocyte पर कितने लेयर्स होंगे? तो आंसर दीजिएगा 2 लेयर्स। कितना लेयर्स भाई? 2 लेयर्स। पूछेगा कौन कौन सा 2 लेयर? तो आंसर दीजिएगा पहला तो जोना पेलुसिडा। कौन सा भाई? जोना पेलुसिडा। और दूसरा आंसर हो जाएगा कोरोना रेडियाटा। कौन सा भाई? रेडियाटा। तो जिस टाइम पर ओव्यूलेशन होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा होता है, उस टाइम पर 2 लेयर्स होता है, एक तो जोना पेलुसिडा और दूसरा कोरोना रेडियाटा। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो भाई इन सभी बातों को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए ताकि आगे चलकर जब हम लोग और भी
चीजों को पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझने में आसानी हो। क्लियर है भाई?